कि इस देश के लोगों की जो ताकत है, इस देश के संविधान की जो ताकत है, इस देश में एकता, अखंडता, न्याय, समता और बंधुत्व के हामी लोगों की जो ताकत है, उसने आहिस्ते आहिस्ते आपके पैरों तले की जमीन खींच ली और आप आसमान में उड़ते रहे। और यह संविधान की ताकत है कि इस देश के लोगों ने आपको हाशिए पर फेंक दिया, बेचारा बनाकर रख दिया, बौना बनाकर रख दिया। जातीय जनगणना दो चीजें थीं जिसने आपके पैरों तले की जमीन खिसका दी, एक बराबरी की बात और दूसरा संविधान की बात। ये महिलाओं के विरोधी, ये दलितों के विरोधी, ये पिछड़ों के विरोधी, ये मुसलमानों के विरोधी, ये किसानों के विरोधी, ये महिला पहलवानों के विरोधी, ये बराबरी के विरोधी, ये विविधता के विरोधी हमको लोकतंत्र का पहाड़ा न पढ़ाए। जिस दिन इस देश में संविधान बना उस दिन आपने संविधान से नफरत की। जिस दिन इस देश में तिरंगा लहराया गया उस दिन आपने तिरंगे से नफरत की। जिस दिन बाबा साहब इस देश में हिंदू कोड बिल लेकर आए आपने बाबा साहब से नफरत की। आप क्या बताते हो यह देश कैसे चलेगा? कि अगर जाति जनगणना करा देंगे तो इनको क्या क्या देना पड़ेगा? इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको रोजगार देना पड़ेगा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और इन सबसे ज्यादा समानता का अधिकार देना पड़ेगा। और ये कुछ भी हो जाए आदमी और आदमी को बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो अगर हम बचाना चाहते हैं अपने भविष्य को, अगर हम बचाना चाहते हैं संविधान को, अगर हम बचाना चाहते हैं लोकतंत्र को, तो इसका सबसे आसान और सरल रास्ता है कि अपनी शिक्षा को बचाओ। तो अगर आपको अपनी आवाज को आंदोलन में तब्दील करना है तो अपना मीडिया खोजना पड़ेगा, अपना मीडिया खोजना पड़ेगा और अगर वो नहीं है तो अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। ये लड़ाई अकेले हमारी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई केवल इस हॉल से बाहर बैठे या इस वीडियो को देखने वाले लोगों की नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम लोगों की है जो अभी पैदा भी नहीं हुए। इसलिए इस देश में सिर्फ एक बाबा की जरूरत है, उसके अलावा जितने बाबा हैं वो सारे ढोंगी हैं, वो सारे पाखंडी हैं, वो दुष्ट और पाजी हैं, वो लोकतंत्र और भाईचारे के दुश्मन हैं। एक बड़े मुश्किल वक्त में हम लोग इस तरह के जमावड़े लगा रहे हैं, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। और जब मैं दिल्ली से नागपुर के रास्ते में था तो हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से खबरें आने लगी थीं कि हुजूर का गुरूर टूट गया है। आज से 10 साल पहले झूठ का जो एक तिलिस्म बुना गया था कि एक पाखंडी आदमी जो अपने आप तक से सच नहीं बोल सकता, वो अजेय है, वो अद्भुत है, उसके पास हर मुश्किल का इलाज है। लेकिन आज उनके आसपास के चंद लोगों के अलावा पूरा भारत और पूरी दुनिया जान गई है कि उस आदमी के पास जो सबसे बड़ी योग्यता है वो है आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की योग्यता। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में ये दिन देखने को मिल गया। कहां चूक हुई? क्या कोई गलती हुई है? क्या कोई भटकाव हुआ है? क्या कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से लोगों का मोह भंग हो गया है? और मुझे लगता है कि नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। सच सिर्फ ये है कि आप पूरी दुनिया से हिजाब और नकाब का हिसाब मांग रहे थे, बस आपके चेहरे से नकाब उतर गया। तो हम जो संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मनुष्यता, एकता, अखंडता के हामी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं?
और आप क्या चाहते हैं? आज जब हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ठीक उसी समय राजस्थान के बारां में मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमको आपस के मतभेद भुलाने पड़ेंगे। ये उसी बात की अगली कड़ी है कि उत्तर प्रदेश के एक मठाधीश कहते घूम रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो मेरा सवाल यह है कि कौन कट गया है? डेमोक्रेसी ने आपकी काट ली है। आपको पता ही नहीं चला कि इस देश के लोगों की जो ताकत है, इस देश के संविधान की जो ताकत है, इस देश में एकता, अखंडता, न्याय, समता और बंधुत्व के हामी लोगों की जो ताकत है, उसने आहिस्ते आहिस्ते आपके पैरों तले की जमीन खींच ली और आप आसमान में उड़ते रह गए। लेकिन यह शुरुआत है, यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे हम बहुत सी घटनाएं ऐसी देखेंगे जिस पर साहब का कोई अख्तियार नहीं है। और सच यह है कि अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, वो एक डरे हुए शहंशाह की जुबान। लोग कहते हैं कि ये हो गया, लोग कहते हैं वो गलती हो गई, लोग कहते हैं अग्निवीर नहीं हुआ होता तो ये हो जाता, लोग कहते हैं ये नहीं हुआ तो वो हो जाता। मैं कहता हूं नहीं साहब, सिर्फ एक चीज हुई और 4 जून के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। जानते हैं वो चीज क्या है? इस देश के इतिहास में पहली बार चुनावों में संविधान लहराया गया। इस देश के इतिहास में पहली बार संविधान लहराया गया और ये संविधान की ताकत है कि इस देश के लोगों ने आपको हाशिए पर फेंक दिया, बेचारा बनाकर रख दिया, बौना बनाकर रख दिया। तो बहुत सारे शेर सुने, तो एक शेर मैं भी अर्ज करता हूं कि कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते भी जरूरत के लिए होते हैं और आके बौने बसे हैं मेरी बस्ती में जब से, रोज झगड़े कदों कामत के लिए होते हैं। तो इस मुल्क के बौने बता रहे हैं कि लोकतंत्र की लंबाई कैसे बढ़ेगी। क्या हुआ? जातीय जनगणना 2 चीजें थीं जिसने आपके पैरों तले की जमीन खिसका दी। एक बराबरी की बात और दूसरा संविधान की बात। और संविधान और बराबरी, इन दोनों को काट दीजिए तो भारत के लोकतंत्र का कोई चेहरा नहीं बनता है। तो लोगों ने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया है, लोगों ने अपने संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। लोगों ने कोई राजा नहीं चुना है, लोगों ने जिम्मेदारी दी है। लोगों ने कोई वोट का इस्तेमाल कुर्सी पर अनंत काल तक बैठने के लिए नहीं दिया है। ये एक करार है कि जब तक आपके दिल में लोकतंत्र की इज्जत है, जब तक आपके दिल में संविधान को लेकर इज्जत है, उस दिन तक आप इस कुर्सी पर हैं, नहीं तो कुर्सी से उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। किस बात का डर? किसको डर है? और जातिगत जनगणना की बात कल का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था। ये जातिगत जनगणना छोड़ दीजिए, ये तो जनगणना के लिए ही तैयार नहीं है। 2020 में कायदे से जनगणना हो जानी चाहिए थी। पहले बहाना बनाया कि साहब कोविड आ गया, कोविड में उड़ उड़ कर चुनाव प्रचार करते रहे, दीदी और दीदी करते रहे, पूरे देश में कोरोना फैलाते रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करते रहे। एक जनगणना के लिए आपको फुर्सत नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, आपको बहाना मिल गया। मतलब हद होती है किसी चीज की। लेकिन ये छोड़िए, जातिगत जनगणना तो बहुत दूर की बात है, आदमी की जनगणना नहीं, ये तो हाथी गिनने से भाग रहे हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है कि 2023 में हाथियों की गिनती हुई थी। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि ये बता दें कि 20% हाथी इस मुल्क के कम हो गए। तो जरा सोचिए कि जंगलों में घूमने वाले हाथी कम हो गए, उसकी रिपोर्ट आपको लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब ये खबर आएगी कि लोकतंत्र के हाथी सड़कों पर संविधान लेकर घूमने लगेंगे, उस रोज आपकी हालत क्या होगी। तो आपको
लोकतंत्र के ये हाथी कुचल डालेंगे, आपके भविष्य को खत्म कर देंगे, आपकी राजनीति में आग लगा देंगे। और मेरा पूरा भरोसा है इस मुल्क के लोगों पर, मेरा पूरा भरोसा है इस मुल्क के आईन पर, संविधान पर, मेरा पूरा भरोसा है डाइवर्सिटी पर, विविधता पर। और लगता है कि जो बात है कि हजारों फूलों को खिलने दो, तो वो बात क्या है? हजारों फूलों को खिलने दो मतलब गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी की बात नहीं की थी। हजारों फूलों को खिलने दो मतलब हजारों विचारों को खिलने दो, हजारों तरह के ख्वाबों को खिलने दो, हजारों तरह के अरमानों को खिलने दो। वो लोग जो बेटियों का दुपट्टा देखकर उनको पढ़ाई से महरूम कर रहे हैं, वो हमको बताते हैं कि ये मुल्क कैसे चलेगा। तो याद रखिएगा, हम अपनी बेटियों का मुस्तकबिल तय कर लेंगे, और जिस दिन आपका मुस्तकबिल तय कर दिया, आपको इतिहास में अपना नाम ढूंढना पड़ जाएगा। ये महिलाओं के विरोधी, ये दलितों के विरोधी, ये पिछड़ों के विरोधी, ये मुसलमानों के विरोधी, ये किसानों के विरोधी, ये महिला पहलवानों के विरोधी, ये बराबरी के विरोधी, ये विविधता के विरोधी हमको लोकतंत्र का पहाड़ा न पढ़ाएं। हम जानते हैं कि संविधान कैसे बचाना है, और इसके सबक लेने की जरूरत हमको आपसे नहीं है। इसलिए कोई मोहन भागवत कहीं राजस्थान, कहीं दिल्ली में जाकर हमको ये ना बताए कि यह देश एक हिंदू राष्ट्र है। हम जानते हैं ये देश जिस दिन आजाद हुआ, उस दिन आपने आजादी से नफरत की। जिस दिन इस देश में संविधान बना, उस दिन आपने संविधान से नफरत की। जिस दिन इस देश में तिरंगा लहराया गया, उस दिन आपने तिरंगे से नफरत की। जिस दिन बाबा साहब इस देश में हिंदू कोड बिल लेकर आए, आपने बाबा साहब से नफरत की। आप क्या बताते हो यह देश कैसे चलेगा? ये मामूली बातें नहीं है दोस्तों। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरतीब होनी चाहिए कि इस मुल्क को कैसे चलना है। और मैं बताता हूं क्यों भागते हो आप लोगों की गिनती से, क्यों भागते हो कि जाति जनगणना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि किसको नुकसान है लोगों की गिनती से? किसको नुकसान है कि यह पता चल जाएगा किसके पास जमीन कितनी, किसके पास नौकरी कितनी, किसके पास विधायिका में अधिकार कितने, किसके पास भागीदारी कितनी, किसके पास सपनों की जमीन कितनी। नुकसान किसको है और फायदा किसको है? और यहां मैं बात शुरू करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। मुझे हैरानी हुई, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और यह कहा कि जेलों में जातियों के आधार पर काम नहीं बंटेगा। पता है, भारत की जेलों में आज तक इस आधार पर काम बांटा जा रहा था कैदियों में कि कोई अगर दलित जाति का है तो वो पाखाना साफ करेगा, कोई अगर धोबी जाति का है तो सारे कैदियों के कपड़े धुलेगा, कोई अगर हजाम या नाई है तो वो सबके बाल काटेगा। आज सोचिए 75-80 साल से संविधान लागू होने के बाद भी, इतने बरस के बाद यह व्यवस्था चलती आ रही थी। एक फैसला। दूसरा, भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है, एक रिपोर्ट आई है, हाल में आई है 5 दिन पहले, और फिर मैं मीडिया पर भी आऊंगा, कि 5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि शहरों में, और आप नागपुर शहर में भी गिनती कर लीजिएगा, कि शहरों में जो लोग गटर में उतरते हैं, जो लोग पाखाना साफ, सुनने में खराब लगेगा आपको, लेकिन जो लोग गटर में उतरते हैं, नाली साफ करते हैं, पूरे शहर का पाखाना साफ करते हैं, 100 में से 92 लोग या तो दलित हैं या पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। हम देना चाहते हैं आपको आरक्षण, और 100% आरक्षण देंगे आप गटर में उतरने को तैयार है तो। हमारे पुरखों ने हजारों हजार साल तक तुम्हारा पखाना साफ किया है, तुम्हारे जूठे बर्तन धोए हैं, तुम्हारे कपड़े धोए हैं, मालिश और बेगार किया है, हजामत बनाई है। आज इस मुल्क पर राज करने का हक हमारा है, और यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। 100 में से 92 लोगों से
पखाना साफ करवाकर, और आप हमको समझा रहे हो कि इस देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा, इस देश का चुनाव कैसे होंगे, इस देश की सरकार कैसे चलेगी। हम बताएंगे क्योंकि हमारे हाथों में वो जोम है। आपने उठाया है फावड़ा, आपने गटर साफ किया है, आपने की है कभी खेती। हमने सीखा है अपने पुरखों से कि कैसे नालियां साफ करते हैं। हमने अपने पुरखों से सीखा है कि कैसे खेती करते हैं, कैसे बागवानी करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं। ये सारा हक हमारा है। आज हम आपको इसकी हकमारी नहीं करने देंगे। तो इसलिए आपको डर लगता है कि जिस दिन ये भेद खुल जाएगा कि 100 में से 92 लोगों को आपने गटर में उतार रखा है, उस दिन आपकी हालत क्या होगी, समझ में नहीं आएगा। आपकी राजनीति को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं कि असली डर क्या है। ये कहते हैं कि हमारे पास साहब डेटा नहीं है, हम नहीं कर सकते। सरकार ने कहा गजब हो जाएगा जाति जनगणना अगर हो जाए तो। बिहार में ये उसी सरकार में थे जिस सरकार में जातियों की गिनती हुई, और पता चला जब ये भेद खुल गया तो हालत खराब हो गई। तो सरकार डर क्यों रही है? एक भारत सरकार का अपना सर्वे है, उसको कहते हैं NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हमारा नहीं है, भारत सरकार का है। बंबई में एक इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, वो NFHS कराता, भारत सरकार का संस्थान है। NFHS 4 आया, और NFHS 4 आया 2015-16 में। जरा ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट आई 2017 में, दिसंबर 2017 में। मतलब जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो इस मुल्क में हुजूर सत्ता में आ चुके थे, हुजूरे आला प्रधानमंत्री हो चुके थे। तब NFHS ने एक सर्वे किया, और जानते हैं उस सर्वे का जो बेस था, कितने लोगों पर वो सर्वे किया गया? वो सर्वे किया गया 8,11,808 लोगों पर। इस मुल्क 28 राज्यों के 8 लाख से ज्यादा लोगों पर वो सर्वे हुआ, और उस सर्वे में जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो भाग लेने वाले थे, जब उनकी जातियों का हिसाब देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि डर कहां छिपा हुआ है। आप क्यों नहीं जातीय जनगणना कराना चाहते? NFHS डेटा 2017 पेज नंबर 59 टेबल 3.1, उस पर लिखा हुआ है, जो रेस्पोंडेंट्स थे उसमें भाग लेने वालों का, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे रेस्पोंडेंट्स में 44% OBC हैं, 20% दलित हैं, लगभग 10% आदिवासी हैं, और बाकी सब मिला दीजिए तो 26%। इस देश के 74% लोग, वो लोग जिनको सता कर रखा गया, जिनको दबा कर रखा गया, जिनसे पढ़ने का अधिकार छीना गया, जिनसे बोलने का अधिकार छीना गया, जिनको गटर में डाल दिया गया, जिनको उठाकर कचरे में फेंक दिया गया। इसलिए आप नहीं कराना चाहते हो जातिगत सर्वे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सरकार बनाने की ताकत जिन लोगों में है उनको तो अभी तक आप कुचलते रहे हैं। तो जिनको पता चल जाएगा कि जात के आधार पर हमको कुचला गया है, हमारे पुरखों के काम के आधार पर हमको बांटा गया है, वो आपको राज करते तो नहीं रहने देंगे बाबू। इसलिए ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको 1 नेशन 1 इलेक्शन मत पढ़िए। ये कह रहे हैं नो नेशन नो इलेक्शन। इनको कोई राष्ट्र नहीं चाहिए, इनको कोई चुनाव नहीं चाहिए। ये बर्बरता की तरफ ले जाना चाहते हैं ये लोग, जो कहते हैं कि मार दो, काट दो, मिटा दो, अरब के सागर में फेंक दो। वो लोग न चुनाव चाहते हैं न राष्ट्र चाहते हैं। और अगर आप राष्ट्र चाहते हैं बाबू साहब, तो बताओ मणिपुर किस देश का हिस्सा है? कैसे चल रहा है मणिपुर पिछले 2 साल से? जानते हैं मणिपुर क्यों चल रहा है?
क्यों उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये पिछड़े और आदिवासी इसमें शामिल हैं, बस तीसरा कोई नहीं है। तो पिछड़ों और आदिवासियों से ना संघ को कोई मतलब है, ना मोहन भागवत को कोई मतलब है, ना हुजूर आला को कोई मतलब है। तो जलता है तो जलने दो, आपको नहीं बताया जाएगा। इसी दिल्ली में महिला पहलवान धरने पर बैठी रही, जानते हैं प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए, दरवाजे पर जाकर मेडल रख दिया। नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाया कि बिटिया आ जाओ, तुम्हारी बात क्या है हम सुन तो लें। इसी दिल्ली में 1.25 साल तक किसान घेर कर बैठे रहे, तानाशाह की हिम्मत नहीं हुई कि जब अपने महल से जाकर पूछे तुम्हारी दिक्कत क्या है। अन्नदाता धरती पुत्र, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। वादा खिलाफ लोगों का जब नकाब उतरा, तब समझ में आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना है। 10 साल तक आपको होश नहीं आया, जमीन खिसकी है, तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहते। लेकिन क्यों, किसका नुकसान होगा? मैंने कहा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़ दीजिए, जाति जनगणना अगर हो जाएगी, और मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर जाति जनगणना करा देंगे तो इनको क्या क्या देना पड़ेगा। इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको रोजगार देना पड़ेगा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और इन सबसे ज्यादा समानता का अधिकार देना पड़ेगा। और ये कुछ भी हो जाए, आदमी और आदमी को बराबर मानने को तैयार नहीं है। इनको सबसे ज्यादा डर लगता है आदमी और आदमी के बराबर हो जाने से। इनका पूरा धंधा आदमी और आदमी के बीच की दूरी पर चलता है। तो ये धंधेबाज लोग, नफरत के धंधेबाज हमको बताते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकशाही क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। ये तो हम जानते हैं। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात है जो पीढ़ियों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। और आप अगर वहां से आगे निकल गए हैं तो आपकी आने वाली नस्लें ये नुकसान झेलेंगी। और वो डर है शिक्षा को खत्म किए जाने का। इस मुल्क में पूरी तैयारी हो चुकी है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, यहां तक कि गरीब सवर्णों को पढ़ने नहीं देना है। क्योंकि जो आदमी पढ़ लिख जाएगा, जो लड़की पढ़ लिख जाएगी, वो आपके लिए लाठी उठाने से इनकार कर देगा। तो इस देश में ड्राइवरों की, दरबानों की, जूठे बर्तन धुलने वालों की कमी ना हो जाए, इसलिए पिछले दरवाजे से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। आपको लगता होगा कि इसमें आपका फायदा है, लेकिन मैं बताता हूं और मैं अपने तजुर्बे से बताता हूं। मेरे अपने पूरे जीवन में 6ठी क्लास से लेकर और पीएचडी तक 1 भी रुपया मैंने प्राइवेट संस्थान को नहीं दिया। 1 रुपया नहीं। मैंने किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई नहीं की, किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की हैसियत नहीं थी। फिर भी मैं यहां तक पहुंचा तो क्या मुझे किसी सरकार ने पहुंचाया? क्या मुझे किसी पूंजीपति ने पहुंचाया? नहीं। मुझे और मेरी तरह के तमाम लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को यहां तक इस देश के संविधान ने पहुंचाया। मुझे बाबा साहब ने यहां तक पहुंचाया है कि आज मैं आपसे बैठकर बात कर पा रहा हूं। मैं इस लायक हो पाया हूं कि आप दिल्ली से बुलाकर मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन यही अधिकार मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को हासिल रहेगा कि नहीं, मुझे इसमें खतरा नजर आता है। जरा सोचिएगा कि इस देश में 479 राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग राज्यों के, जिनको हम स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जानते हैं कितने हैं? 455। 455। 124 डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें से अलग है।
उसमें से आधा प्राइवेट। मतलब 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस देश में प्राइवेट खोल दिए गए, जहां कोई पूछने वाला नहीं है कि फीस कितनी लेते हो और रिजर्वेशन देते हो कि नहीं। और पता है 1995 में इस देश में केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। एक से 500% हो गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और सरकारी यूनिवर्सिटी पहुंची 479 पर 250 से। ये इस देश का भविष्य है। और ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी है जो 58% है, उसमें 73% बच्चे पढ़ते हैं, और जो 23-24% बचता है उसमें 42% बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है ये नुकसान किसका है? आप नजर उठाकर देखिए कि जो एमबीए की पढ़ाई हो रही है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, जो टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है, वो सब के सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के बच्चे इंजीनियर ना बन सके, क्योंकि इस देश के गरीब लोगों के बच्चे डॉक्टर ना बन सके, क्योंकि इस देश के पिछड़े दलितों, आदिवासियों के बच्चे मैनेजर ना बन सके, बड़े अधिकारी ना बन सके। इसलिए उनको एजुकेशन के सिस्टम से ही बाहर कर दो। तो अगर हम बचाना चाहते हैं अपने भविष्य को, अगर हम बचाना चाहते हैं संविधान को, अगर हम बचाना चाहते हैं लोकतंत्र को, तो इसका सबसे आसान और सरल रास्ता है कि अपनी शिक्षा को बचाओ, अपनी शिक्षा को बचाओ। अगर आने वाली नस्लें तुमसे सवाल कर देंगी कि जब इस देश के विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा था, जब इस देश के अस्पतालों को निजी अस्पताल हाथों में सौंपा जा रहा था, जब इस देश की पूरी व्यवस्था को नीलाम किया जा रहा था, तब आप क्या कह रहे थे? अगर आपने लड़ाई लड़ी है तो आप कहेंगे कि हम नागपुर के किसी हॉल में बैठकर इसका विरोध कर रहे थे, और नहीं तो हमारी और आपकी नजरें अपने बच्चों के सामने झुकी हुई होंगी। उस रोज की तैयारी कीजिए। और यह बात बहुत बड़ी है कि अगर हम और आप एजुकेशन के सिस्टम से बाहर कर दिए गए तो हमको किसी जानवर के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर, किसी मस्जिद के नाम पर, किसी गुरुद्वारे के नाम पर, किसी गिरजाघर के नाम पर हमारे बच्चों के हाथों में तलवारें और लाठियां थमा दी जाएंगी, क्योंकि वो ऐसे बेरोजगारों की खोज में। एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे पूछता हूं। जो लोग कहते हैं कि पिछले 1500 साल का हिसाब लेना है, जो लोग कहते हैं कि हर मस्जिद को खोद डालो, जो लोग कहते हैं कि हर इबादतगाह को खोद डालो, मैं कहता हूं खोदना तो जरा और गहरा खोदना, पता चला वहां से बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। लेकिन वो गहराई में खोदने से डरते हैं, वो ज्यादा गहराई में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको अंत में हमारे और आपके बच्चों के हाथों में तलवारें और लाठियां थमानी। जरा हिसाब देखिए साहब, इस देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी यूएसए से कानून की पढ़ाई करके आता है। राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से पढ़ाई करता है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है। रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है। निर्मला सीतारमण की बेटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती है। प्रकाश जावड़ेकर का बेटा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी से, हरदीप सिंह पुरी की बेटी वार्विक यूनिवर्सिटी से, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए करती है। और हमको और आपको बताया जा रहा है कि हाथों में लाठियां उठाओ, एक कौम को खत्म कर दो, वरना तुम लोग खत्म हो जाओगे। अरे गद्दारों, इस मुल्क को समझाओ कि अपने एजुकेशनल संस्थानों को बचाओ, नहीं तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो हम तो लोकतंत्र को बचाएंगे, हम तो अपने एजुकेशन सिस्टम को बचाएंगे। और एक चीज जो बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ये जो लोग अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए हैं, वो क्या करते हैं?
यही लोग हमारे बच्चों को कहते हैं कि तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको वेद विद्यालयों में जाने की जरूरत है, तुमको धोती पहनने की जरूरत है, तुमको टीका लगाकर किसी मंदिर का घंटा बजाने की जरूरत है, वरना इस देश में तुम जी नहीं पाओगे। तो हमारे बाल बच्चों को भिखारी बना देने की ये जो राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। एक सवाल पूछता हूं आपसे और जरा ध्यान दीजिएगा। आप खुशकिस्मत हैं, आपके यहां कांवड़ यात्रा नहीं निकलती है। हमारे यहां जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। यह अजीब धर्म का फलसफा चला है कि लोगों को डराने वाली चीज को वो धर्म कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो कांवड़ यात्राओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, कभी उनको कांवड़ में शामिल होते देखा है? कभी राजनाथ सिंह के बेटे को कांवड़ ढोते हुए देखा है? कभी अमित शाह के बेटे को कांवड़ ढोते हुए देखा है? कभी नरेंद्र मोदी के बेटे को, नरेंद्र मोदी को खुद कांवड़ ढोते हुए देखा है? क्या आपने कांवड़ ढोते हुए देखा है लाल कृष्ण आडवाणी को? बाकी छोड़िए, योगी आदित्यनाथ तो संत हैं, कभी उनको कांवड़ ढोते हुए देखा है? मैं गारंटी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि एक तस्वीर नरेंद्र मोदी निकाल कर दिखा दे अपनी कांवड़ ढोते हुए, एक तस्वीर दिखा दे योगी आदित्यनाथ अपनी कांवड़ ढोते हुए, मैं अपनी पूरी पत्रकारिता खत्म कर दूंगा उसी रोज। जिन लोगों ने कांवड़ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, चर्च के नाम पर सिर्फ हमको और आपको लड़ाया है, वो लोग बताते हैं कि यही चीज तुम्हारे लिए ठीक है। जानते हैं वो क्या कहते हैं? धर्म के नाम पर, वो धर्म के नाम पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गाली देते हैं। कहते हैं तुम्हारी औकात यही है, तुम्हारी औकात यही है। किसी कांवड़ यात्रा की, किसी झुमटा यात्रा की, किसी चिमटा यात्रा की, किसी ताली यात्रा की, किसी थाली यात्रा की। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के तमाम बाबाओं को, जिनको जेलों से बाहर निकालने वाली हुकूमत हमको लोकतंत्र सिखा रही है, जिनकी हुकूमत गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों, हत्यारों के बिना नहीं चल सकती, जो राम रहीम जैसे हत्यारे, लफंगे, गुंडे को आजाद सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जो छोड़ देते हैं आसाराम बापू जैसे दरिंदे को, वो कहते हैं कि तुमको अपने घरों में कैद रहना होगा। ये कायर और लिजे लोग, ये डरपोक लोग हमको लोकतंत्र सिखाते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। ये चलेगा इसलिए नहीं कि हम जानते हैं हमको क्या चाहिए, और इसी बात से ये डर रहे हैं। मैं फिर जातीय जनगणना पर आता हूं। ये बार बार जैसे ही आप संविधान की बात करेंगे, जैसे ही आप भागीदारी की बात करेंगे, वैसे वैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन टाइप की किसी मूर्खता की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास किसी जायज सवाल का कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछो स्कूल कहाँ है, बोले अच्छा घंटा बजाओ। इनसे पूछो अस्पताल कहाँ है, बोलेंगे ताली बजाओ। इनसे पूछिए मास्क कहाँ है, कोरोना की दवाई कहाँ है, ये कहते थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ। अरे ये देश तुम्हारा बंधक है, क्या चाहते हो कि इस देश के लोग हमेशा ताली, थाली, टॉर्च जलाते, बजाते, बुझाते रहें? नहीं, ये 10 साल में सारा तिलिस्म हवा की तरह उड़ गया है। लेकिन ये बात आगे जाएगी, और मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी की लड़ाई करते करते हम एक ऐसे खित्ते में चले जा रहे हैं जहां हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी होना तो बच जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मस्जिदों को गिराना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि होशियार रहकर अपनी राजनीति चुनने की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की है कि वो इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को न सिर्फ
सुरक्षित रहने दें, बल्कि उनके सुरक्षित होने का उनको यकीन दिलाएं। एक लोकतंत्र में सुरक्षित होना काफी नहीं है, एक लोकतंत्र में सुरक्षित होने का यकीन होना लोकतंत्र को गरिमा देता है, उसको उदार बनाता है, उसको खूबसूरत बनाता है। तो ये बचाने की जिम्मेदारी है, और नहीं तो एजुकेशन सिस्टम से बाहर करके सबके हाथों में तलवार थमा दिया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, क्या नरेंद्र मोदी को ओबीसी होने की छूट दी जा सकती है? क्या ओबीसी होने के नाम पर आपको मुसलमानों की गर्दनें उतारने की छूट दी जा सकती है? इस देश का संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी खुलेआम चिल्लाता है कि कटोगे तो पटोगे। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप जानते हैं, और सिर्फ यही बात नहीं रुकेगी। इस देश की संसद में अगस्त के महीने में यह कहा गया कि जिनकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बात मुसलमानों पर आएगी, जो बात सिखों ईसाइयों पर आएगी, उस बात से इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी अछूता रह जाएगा? संसद में चिल्लाकर कहा गया, सोचिए कि एक सांसद चिल्लाकर कहता है जब कटुए काटे जाएंगे, और दूसरा सांसद चिल्लाकर कहता है कि जिनकी जात का पता नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है साहब, उसी एक राजनीति का हिस्सा है। इस राजनीति को पहचानो, इस राजनीति को समझो और तय करो कि आपको क्या चुनना है। गले मिलने की राजनीति है एक तरफ, दूसरी तरफ गले उतारने की राजनीति है। आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। गले मिलने की राजनीति और गले उतारने की राजनीति में हमारा रास्ता क्या हो, हमारी आने वाली नस्लों का रास्ता क्या हो, यह तय तो करना पड़ेगा। और नहीं तय करोगे तो सबकी लिस्ट तैयार है। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। आज जो लोग इस बात पर चुप हैं कि यह बात मुसलमानों पर है, हम क्यों बोले, तो यहां मुझे ब्रेख्त याद आते हैं। ब्रेख्त जब नाटककार थे, कवि थे, और जब राज चल रहा था हिटलर का, उसने एक कविता लिखी जब सबको मारा जा रहा था, कि सबसे पहले वो मजदूरों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मजदूर नहीं था। फिर वो अध्यापकों के लिए आए, मतलब मारने के लिए आए, मैं तब भी खामोश रहा क्योंकि मैं अध्यापक भी नहीं था। फिर वो वकीलों के लिए आए, मैं तब भी चुप रहा, मैं वकील भी नहीं था। फिर वो कारोबारियों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कारोबारी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। ये लड़ाई बहुत महीन तरीके से लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक हैं, परवेज होतबॉय। परवेज साहब कहते हैं वो पाकिस्तानी व्यवस्था से बड़े नाराज रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनका एक बयान आया और कहा, मुझे हैरानी है, भारत भी हमारे ही रास्ते पर जाने लगा है। ये बात सुनने में जितनी खराब लगती है, उससे ज्यादा डरावनी लगती है कि आज, बाकी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि बांग्लादेश बना दिया जाएगा। ये क्या हवा में बातें हो रही हैं? एक लफंगा जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद, वो अजीब अजीब किस्म की बातें करता है एक खास कौम को लेकर, और वो छुट्टा घूमता है। और इसी देश की जेलों में तमाम लड़के लड़कियां, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम प्रोफेसर, तमाम कार्यकर्ता पड़े हुए हैं साल दर साल से। आप बताइए साहब, क्या कसूर था कफील खान का? आप बताइए साहब, क्या कसूर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का? आप बताइए क्या कसूर सुधा भारद्वाज का? क्या कसूर तीस्ता सितलवाड़ का? आप बताइए। बाकी छोड़िए, फादर स्टेन स्वामी, 82 साल का एक आदमी जो अपने से पानी नहीं पी सकता था, पाइप की जरूरत पड़ती थी, उस आदमी को आपने हिरासत में मार डाला। अगर 82 साल के लाचार
जो आदमी पानी नहीं पी सकता बिना किसी की मदद से, अगर उस आदमी से भारत के लोकतंत्र को खतरा है तो इस देश के बच्चे बच्चे से भारत को लोकतंत्र का खतरा है। यह बात कहनी पड़ेगी और बहुत जोर से कहनी पड़ेगी। एक इटली का बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट हुआ, उसका नाम था एंटोनियो ग्रामशी। वो हेजिमनी की बात करता था, कल्चरल हेजिमनी, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद। सांस्कृतिक वर्चस्ववाद क्या है? कुछ ताकतवर लोग अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए संस्कृति को अपना हथियार बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि संघ जो ये कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, ये तो हिटलर से आया। सारा कुछ संस्कृति के नाम पर हो रहा है। ये कहते हैं भारत माता के नाम पर काट दो, ये कहते हैं भारत माता के नाम पर गिरा दो मस्जिदों को, ये कहते हैं भारत माता के नाम पर लोगों को भगा दो। सब कुछ भारत माता के नाम पर। जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, जो बराबरी को नहीं मानते, ये तो हिसाब आरएसएस को देना है, उस वाले आरएसएस को। ये बात इतिहास के पन्नों में है कि आप बताइए, अगर आप बहुत लोकतंत्र की बात, इस मोहन भागवत को अगर डेमोक्रेसी का ट्यूशन देना है तो पहले तो आपको डेमोक्रेसी सीखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा लोकशाही, आपको बताना पड़ेगा कि आपका पर्ची से निकाला जाने वाला चीफ भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जात का क्यों होता है। यह है कल्चरल हेजिमनी। एक ही जात के राज को बचाए रखने के लिए आप संस्कृति की पतंग उड़ाए जा रहे हो और हमारे आपके बच्चे उसकी डोर पकड़कर खींचे जा रहे हैं और उनको लगता है पतंग आज नहीं तो कल हमारे काबू में आएगी। इस खतरे को समझने की जरूरत है और इस खतरे को समझने की जरूरत इसलिए है कि एक काउंटर हेजिमनी तैयार करनी पड़ेगी। निषेधात्मक सांस्कृतिक वर्चस्ववाद। वो काउंटर हेजिमनी क्या होगी? वो काउंटर हेजिमनी है कि हम लोकतंत्र की बात करें, हम संविधान की बात करें, हम बराबरी, बंधुत्व और भाईचारे की बात करें, लेकिन आपकी बात पहुंचेगी कैसे? इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, यहां मीडिया का कोई है? एक कैमरा लगा हुआ है केवल आवाज इंडिया टीवी का। कोई पत्रकार यहां हॉल में मौजूद हो तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं इस बात का भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं होना है। हम फालतू के लोग हैं और फालतू की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र और भाईचारे को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां सवाल उठता है कि हमारा मीडिया कहां है, हमारी रिपोर्ट कहां है? हमारा मीडिया नहीं होगा तो हमारी रिपोर्ट नहीं होगी, हमारी खबरें नहीं होगी। याद रखिए, इस दुनिया का पूरा इतिहास आक्रमणकारियों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है, उन दुष्टों का इतिहास है जिन्होंने जीता है मुल्कों को जंग में। इस दुनिया में कभी भी आप उठाकर किताबें पढ़ लीजिए, कभी भी सताए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं मिलता। इस दुनिया में कभी भी कालों का कोई इतिहास नहीं मिलता। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास नहीं मिलता। इस देश में महिलाओं का इतिहास नहीं मिलता। और दुनिया में जब से इन लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने अपना इतिहास खोजना शुरू किया है, उस दिन से बड़ी हलचल मची हुई है। लोगों को लग रहा है कि ये जब बाबा साहब की मूर्ति लगा देंगे बहुत ऊंची, जब ये लगाएंगे ज्योतिबा फुले की मूर्ति, जब ये लगाएंगे माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति, जब ये लगाएंगे माता फातिमा शेख की मूर्ति, तो हमारे राजा मनु की मूर्ति का क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि हमारी बात हो, और हमारी बात तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास मीडिया नहीं होगा। आप सोचिए, एकदम ताजी घटना का एक जिक्र करना चाहता हूं। बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। पूरा देश सड़कों पर आ गया, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई,
राष्ट्रपति ने बयान दे दिया, उपराष्ट्रपति ने बयान दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसके बाद भी आप बताइए पायल तड़वी पर कोई बात हुई है क्या? आप बताइए रोहित वेमुला पर बात हुई है क्या? यह बात नहीं होगी। यह बात इसलिए नहीं होगी कि तुम्हारे पास मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तुम्हारी बात करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि जो लोग आपकी बात कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जो लोग जोखिम ले रहे हैं, उनको मजबूत करो, उनको अपने सिर माथे पर बिठाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनसे बात करो, उनको हिम्मत दो, उनको ताकत दो। ये ऐसे ही चलेगा। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी एक दिन पहले कि पुणे में यरवदा जेल की झुग्गियों में रहने वाली एक दलित लड़की को एक स्कॉलरशिप मिली $5 लाख की। $5 लाख मतलब आप समझिए 45 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली पढ़ाई करने की, और ऐसा पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है। पूरे देश में कोई रिपोर्ट नहीं, कोई चर्चा नहीं, और उनको जीनियस कहा गया है। जो मैकार्थर फाउंडेशन उनको स्कॉलरशिप देता है, वो जीनियस, मैकार्थर जीनियस फेलोशिप उसको कहते हैं। और आपको पता है वो फॉर्म भरने से नहीं मिलता। बहुत सारे लोग किसी किसी को रेकमेंड करते हैं, फिर वो फाइल पढ़ी जाती है और तब जाकर वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये बात क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि ये बात करने वाले लोग हमने बनाए ही नहीं। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था कि 92% दलित हैं गटर में उतरने वाले, ये रिपोर्ट किसने लिखी? बंबई की पत्रकार सुकन्या शांता ने, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और उसके बाद ये फैसला आया। तो जब तक हमारे पास हमारी बात को बताने वाले लोग नहीं होंगे, हमारी बात को लिखने वाले लोग नहीं होंगे, हमारी बात को दूर तक पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, हम कुछ भी करते रह जाएं, वो आंदोलन में तब्दील नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपनी आवाज को आंदोलन में तब्दील करना है तो अपना मीडिया खोजना पड़ेगा, अपना मीडिया खोजना पड़ेगा, और अगर वो नहीं है तो अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने मीडिया की मांग करें, उनको मदद करें, उनको बताएं कि हमें आपकी जरूरत है। और नहीं तो फेंक दिया जाएगा तिहाड़ जेल के किसी सेल में, आपके किसी दोस्त, किसी साथी को नारे लगाने के जुल्म में, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज़ अनसुनी रह जाएगी। आप कफील खान, शर्जील इमाम, सिद्दीक कप्पन, चंद्रशेखर रावण, ऐसे लोगों के बारे में कभी बात तक नहीं कर पाएंगे। उमर खालिद जैसे लोग क्यों हैं जेल में? कोई पूछने वाला नहीं है, सुनवाई तक शुरू नहीं हो रही है, और इस देश में एक व्यवस्था चलती चली जा रही है। तो मैं जो कह रहा हूं कि ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है हु टेल्स आवर स्टोरी, आपकी कहानी कौन कहता है। वो रिपोर्ट कहती है कि इस देश में जितने भी टेलीविजन चैनल हैं उसमें एक भी दलित, एक भी आदिवासी या एक भी ओबीसी एंकर नहीं है। नहीं है। आपको हैरानी हो रही होगी, हमारी आबादी इतनी, हमारा आदमी एक भी नहीं। नहीं साहब, नहीं है। यह रिपोर्ट है, लिखित रिपोर्ट है। और सुनिए, जितने भी गेस्ट आते हैं, जो खिड़कियों में आप खुले हुए देखते हैं, चुन चुन कर उसमें अगड़े बिठाए जाते हैं। 65% से ज्यादा लोग उसमें उन जातियों के लोग बैठाए जाते हैं जो लोग आपकी बात नहीं करते हैं और आपका विरोध करते हैं। वो बराबरी, मनुष्यता, भाईचारे और संविधान के उस तरह के हिमायती नहीं हो सकते जिस तरीके से हम और आप हैं। तो यहां एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, और वो सवाल है कि आप कह सकते हो कि जी भाजपा का राज आया और उन्होंने इतने सारे टीवी चैनल खड़े कर दिए, इतने सारे एंकर बना दिए, लेकिन आप एक बात बताओ साहब, 75 साल से तो इस देश में भाजपा का राज नहीं था। वो तो पिछले 10 साल से है, और उसके पहले वाले को भी मान लीजिए 7 साल, तो कुल 17 साल। तो 77 साल के स्वतंत्र भारत में 17 साल अगर किसी एक पार्टी का राज है, तो 60 साल तो हमारे पास भी रहा। क्या बिहार में बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं आई? यहां मैं कड़वी बात करना चाहता हूं, और इसलिए करना चाहता हूं कि बात समझ में नहीं आएगी। क्या उत्तर प्रदेश में बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं रही?
क्या महाराष्ट्र में बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं रही, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी अपना मीडिया खड़ा करने में नहीं थी, अपने पत्रकार बनाने में नहीं थी, अपने वकील बनाने में नहीं थी, अपने जज बनाने में नहीं थी। और इसलिए आज यह नौबत आ गई है कि आज भारत के मीडिया में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आप बताइए कि आरएसएस ने अपने 5 जन्य को 75 साल तक, 2 साल पहले उन्होंने हीरक जयंती मनाई है उसकी, तो 75 साल तक कैसे निकलता रहा 5 जन्य, कैसे निकलता रहा ऑर्गेनाइजर, कैसे निकलता रहा स्वदेश, ये सब नहीं बंद होते, लेकिन बाबा साहब का मूक नायक बंद हो जाता है। बाबा साहब का मूक नायक बंद हो जाता है, जस्टिस बंद हो जाता है, पेरियार का अखबार बंद हो जाता है, लेकिन मॉडर्न रैशनलिस्ट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि हम समझते नहीं हैं मीडिया की ताकत। और आज जब हमने अपने हाथों से अपने मीडिया में आग लगा दी है, तो हम तड़पते हुए खोज रहे हैं हमारा मीडिया कहाँ है, हमारी खबर कहाँ है। हम सब अपराधी हैं अपने पुरखों के, हम सब अपराधी हैं अपने पुरखों के। हमने नहीं जाना कि क्या सोचकर और कितनी मेहनत करके, कितने लोगों से लड़के बाबा साहब ने मूक नायक निकाला होगा। हम नहीं समझते कि इसको तैयार हैं कि क्या सोचकर, कितने लोगों से लड़कर पेरियार ने रैशनलिस्ट निकाला होगा, कितना लड़कर निकाला होगा कुदिया रासू, कितना लड़कर निकाला होगा जनता बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत। हमें बचाने की जरूरत है। अभी भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इतनी देर नहीं हुई है कि हम एक शुरुआत न कर सकें। तो हमको एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये शुरुआत इसलिए करनी पड़ेगी कि हम अपने आने वाली नस्लों के हिस्से में बराबरी का भारत, संविधान वाला भारत, लोकतंत्र वाला भारत, न्याय और समता वाला भारत सौंप सके। ये लड़ाई अकेले हमारी और आपकी नहीं है। ये लड़ाई केवल इस हॉल से बाहर बैठे या इस वीडियो को देखने वाले लोगों की नहीं है। ये लड़ाई उन तमाम लोगों की है जो अभी पैदा भी नहीं हुए, लेकिन जिस रोज वो इस धरती पर आएंगे, जिस रोज वो अपना इतिहास पढ़ेंगे, उस रोज उनकी आंखें अपनी नजरों में आपके लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगी, हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगी। तो हमें बचाना होगा अपने आप को। मैं क्यों मीडिया की इतनी बात कर रहा हूं? आप में से बहुत सारे लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी हो। सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा यह है कि एक आदमी था, कारोबारी था, आप जानते भी होंगे कि वो जा रहा था परदेश करने, कुछ व्यापार करने। सत्यनारायण की कथा चल रही थी, उसने प्रसाद नहीं लिया, उसका जहाज डूब गया, उसका माल तबाह हुआ, घर आया तो बीवी बच्चे सब मर गए। फिर लोगों ने पूछा कि क्या मुझसे गलती हो गई, ईश्वर ने मुझे क्यों सजा दी? तो कहा सत्यनारायण की बड़ी श्रद्धा से कथा कहो, सारी चीजें फिर से आ गई। भाई साहब, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, सत्यनारायण की एक कथा ने सैकड़ों साल से हमारे लोगों को डरा रखा है। ये टेलीविज़न चैनल और अखबार जो रोज़ घंटों घंटों हमको नफरत सिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका कोई असर नहीं होता होगा? आपको क्या लगता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि इतने नाम हैं, टेलीविज़न चैनल देख लीजिए। ये जो नफरत के स्कूल और पाठशालाएं खोली गई हैं, उनमें जो बैठने वाले चमकते हुए चेहरे हैं, उनको समझिए वो क्यों इस सिस्टम का हिस्सा बने। क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं कि हमारा सिस्टम दूसरा होना चाहिए, हमारे लोग नहीं उस सिस्टम में। और यहां मैं बात करना चाहता हूं सोशल मीडिया और एंटी सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया वो है जो संविधान की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो बराबरी, न्याय, बंधुत्व की बात कर रहा है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो टीवी चैनल हो या अखबार हो या पत्रिकाएं हो, रिसाले हो, जो भी है, जहां दिन रात नफरत फैलाई जा रही है, वो अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, लेकिन असल में वो एंटी सोशल मीडिया है। वो हमको अमानवीय बना रहे हैं, हमको दरिंदा बनना सिखा रहे हैं, हमारे हाथों में लाठी, बल्लम, कटार थमा रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि हर तरह के सोशल मीडिया को बचाइए, अपना सोशल मीडिया खड़ा करिए, सोशल मीडिया के चेहरे चुनिए, बनाइए, उन पर मोहब्बत लुटाइए। और आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब हमारे बीच होते तो क्या महसूस करते, आज अगर बापू हमारे बीच होते तो क्या महसूस करते। इस हालात में मेरा दिल कहता है कि बाबा साहब होते या बापू होते, आज दोनों भारत की जेलों में पड़े होते।
हमने यही सिस्टम बनाया है जो सोचकर देश बनाया गया था। बाबा साहब ने कहा था संविधान सौंपते हुए अपने आखिरी भाषण में कि मैं एक शानदार संविधान तुमको सौंप रहा हूं, लेकिन अगर इसको चलाने वाले बेहतर नहीं हुए तो यह गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा होगा। और वही हुआ, बाबा साहब का कहा हुआ अक्षर अक्षर सही हो गया। तो इस देश को अगर बेहतर बनाना है, इस देश में अगर लोकतंत्र को चलाना है, इस देश में अगर समता, न्याय और बंधुत्व के विचार को बताना होगा, तो इस देश के सारे बाबाओं को खारिज करना होगा। क्योंकि इस मुल्क का काम किसी भी चिमटा बाबा, किसी भी झुमटा बाबा, किसी भी टमटा बाबा के बिना चल सकता है। अगर इस देश का काम किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता, तो हमारे बाबा साहब के बिना नहीं चल सकता। इसलिए इस देश में सिर्फ एक बाबा की जरूरत है। उसके अलावा जितने बाबा हैं वो सारे ढोंगी हैं, वो सारे पाखंडी हैं, वो दुष्ट और पाजी हैं, वो लोकतंत्र और भाईचारे के दुश्मन हैं। आप जानते हैं उन बाबाओं को। तो 100 साल बाद बाबा साहब का नारा उसी जगह पर खड़ा है जहां से वो नारा उन्होंने दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो पहली लाइन बाबा साहब ने क्यों कही कि शिक्षित बनो? क्योंकि वो जानते थे कि संगठित रहने और संघर्ष करने का रास्ता शिक्षित बनो से आता है। उन्होंने एक मंत्र दिया था, आज उस मंत्र को दिल से लगाने की जरूरत है, आज उस मंत्र को दिमाग में बैठाने की जरूरत है, आज उस मंत्र को पूजा करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने हमको ये देश सौंपा, उन्होंने कोट पैंट उतारकर, कपड़े उतारकर, धोती लंगोटी पहनकर सब कुछ ये देश हमको ऐसा बना कर दिया। और अब जिन लोगों को हमने देश सौंपा है वो इसलिए वहाँ पहुँच गए, एक नेशन, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात कर पूरे देश को नंगा करके कोट और टाई पहन सकें, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन मेरा मन कहता है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि इस देश में कभी कम नहीं होंगे प्यार के हामी, इस देश में कभी कम नहीं होंगे न्याय के हामी, इस देश में कभी नहीं कम होंगे न्याय, बंधुत्व, भाईचारे के हामी, संविधान और लोकतंत्र के हामी। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि इस मुल्क की हवाओं में जो संविधान की चिंदियां उड़ाने वाले लोग हैं आज सहमे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का संविधान लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका है, लोग इस पर समझौता करने को राजी नहीं हैं। तो आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पीछे बंधे हैं हाथ, पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है सफर। किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दो, किससे कहें कि पांव को कांटे निकाल दो। ये ताकत आपके पास है, ये ताकत हम में से हर एक के पास है, ये ताकत संविधान के पास है, ये ताकत लोकतंत्र के पास है। संविधान को, लोकतंत्र को, बंधुत्व को, भाईचारे को, न्याय और समता को बचाइए, इस विचार को बचाइए। इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत।